नमस्कार। जातीय गणना के आंकड़े बिहार सरकार ने जारी कर दिए हैं। पूरे देश में बहस चल रही है कि 2024 के चुनावों में क्या वापस 90 के दशक की राजनीति लौटने वाली है। मैं इशारा कर रहा हूं कमंडल वर्सेस मंडल की। बीजेपी के पास अगर हिंदुत्व का कार्ड है तो क्या इंडिया ब्लॉक के पास क्या अब ये जाति का कार्ड आ गया है जिसके जरिए वो बीजेपी को घेरेगी। इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं प्रदीप गुप्ता साहब से। प्रदीप गुप्ता साहब फाउंडर हैं एक्सिस माई इंडिया नाम की कंपनी के। एक्सिस माई इंडिया चुनावों के पूर्व के सर्वेक्षण करती है और आपको बता दूं कि आज तक जितने सर्वे किए हैं एक्सिस माई इंडिया ने बड़े बड़े संस्थानों के लिए, उसमें से 90% से ज़्यादा रिजल्ट पॉजिटिव रहे। मतलब जो उन्होंने कहा है वैसे आंकड़े आए हैं। इसीलिए आज हमने एनडीटीवी इंडिया पर प्रदीप गुप्ता साहब को बुलाया है, उनसे समझते हैं इसका क्या मतलब है। प्रदीप जी, स्वागत है आपका बहुत थैंक बहुत। यू। मेरा पहला सवाल जो आपसे है कि आपने देखे होंगे बिहार सरकार ने अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं जनगणना के, जिसमें मेरा सवाल भी यही है कि क्या देश में वापस जाति बनाम धर्म या मंडल बनाम कमंडल इस राजनीति का दौर वापस लौट रहा है? क्या हम 90 के दशक में जा रहे हैं? देखिए सुमित जी, अब 2024 लोकसभा इलेक्शन सामने है, 6 महीने की दूरी पर है। तो पक्ष और विपक्ष जो है, एक राजनीतिक अखाड़ा जो हम बोलते हैं, लोकसभा का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव सामने है और राजनीतिक अखाड़ा तैयार है। और दोनों तरफों से पक्ष और विपक्ष अपने अपने दांव पेच आजमाइश शुरू कर चुके हैं। मैं आपको बस थोड़ा सा पीछे ले जाते हुए कहूंगा कि विपक्ष को कोई ना कोई हथियार चाहिए सरकार को घेरने के लिए, और कोई ना कोई मुद्दा चाहिए ताकि वो अपनी बात जनता तक पहुंचा सके। तो उन्होंने सबसे पहले महंगाई और बेरोजगारी के साथ अपनी बात को आगे लेके आना शुरू किया। उसका काउंटर जो है सरकार ने, आप देखेंगे कि 200 रुपए के सिलेंडर के दाम कर दिए, और आप हर सप्ताह 15 दिन के अंदर ये पाते हैं कि रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। उसके बाद यूनाइट हुए, उसके पहले यूनाइट हुए, इंडिया गठबंधन बनाया गया। उन्होंने 22 पार्टियां आई, जब पटना में रैली हुई, पटना में सब लोग इंडिया गठबंधन के लोग, सारी पार्टियां शामिल हुई। उसके बाद 26 आई कर्नाटक में, तो उधर एनडीए उन्होंने फॉर्म करके ये बताया कि हमारे साथ 28 पार्टियों का गठबंधन है। तो ये दूसरी तरफ जी। से काउंटर और रिटर्न काउंटर हुआ। उसके बाद जो है आपने देखा कि 50% वोट शेयर जो कि महिलाओं का होता है भारत के अंदर, तो हम्म। उसके बीजेपी या सरकार ने महिला आरक्षण का एक बहुत बड़ा विधेयक लाया और उसको पास कराया, जो इतने सालों से लंबित था 1996 से। तो हम्म। 50%, और उसके समांतर जो है विपक्ष ये कोशिश कर रहा था नीतीश कुमार जी की अगुवाई में कि कुछ ना कुछ ऐसा मामला लेके आया जाए जिससे इतना बड़ा चंक, जिसको हम कहते हैं 50% से ज्यादा यदि पूरे देश की बात कर लें, तो ओबीसी समाज जो है वो 50% से ज्यादा इंडिया के अंदर है। तो किसी ना किसी हम्म। तौर पे उनको अपनी ओर आकर्षित किया जाए ताकि बीजेपी और सरकार को काउंटर किया जा सके और जनता तक अपनी बात पहुंचाई जा सके ताकि जनता आकर्षित हो सके। तो उस संदर्भ में ये जो बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना का सेंसस लाया है, इसको उसी मायने में देखा जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जहां तक रह गई बात आरक्षण से, इस जातिगत जनगणना के तहत दो चीजें, एक की योजनाओं, सरकारी योजनाओं में सुविधाएं, और एक आरक्षण, नौकरी में, पढ़ाई में, जॉब में आरक्षण दिया जा सके। यही दो एक कारण हो सकते हैं। जहां तक जाति की सवाल है, हमको, आपको और छोटे से छोटे नेता से लेके शीर्ष नेतृत्व तक हर पार्टी के सबको ये पता है कि किस विधानसभा में, किस लोकसभा में, और पूरे के पूरे प्रदेश और देश के अंदर कौन सी जाति कितनी मात्रा में व्याप्त है, ये सबको पता है। लेकिन ये जी। सब ऑफ द रिकॉर्ड। तो आप योजनाएं और अपने जो पॉलिटिकल पार्टी में प्रतिनिधित्व देने की बात है वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन रह हम्म। गई बात की सरकारी योजनाओं में सुविधा देने की, तो वो आप जातिगत आधार पे कैसे कर सकते हैं? वो उतना प्रैक्टिकल नहीं है जितना कि दिखता है। रह गई बात आरक्षण देने की, तो सुप्रीम कोर्ट की सीलिंग है कि 50% से ज्यादा आरक्षण दिया नहीं जा सकता। तो ये दोनों वजहों से ये जो जातिगत जनगणना हुई है, मेरे विचार से इसका प्रैक्टिकल लाभ जनता तक पहुंचना मुझे तो बहुत दूर की कौड़ी लगती
तो ये सिर्फ एक माहौल बनाने का प्रयास है कि चलिए हम आपके साथ हैं। अच्छा, पिछले दिनों सुमित जी क्या हुआ कि 14 का इलेक्शन देखें, 2014 या 19 का लोकसभा इलेक्शन, ओबीसी बड़ी संख्या में, जिसको हम लायन शेयर कहते हैं, वो बीजेपी के साथ लामबंद हुआ। तो जब बीजेपी के साथ ओबीसी लामबंद हुआ और अपर अगाड़ी ऊंची जो जाति है वो पहले से बीजेपी के साथ है, उसी के चलते आप देखेंगे कि 14 और 19 में बीजेपी को फुल मेजॉरिटी की सरकार बना पाने में सफलता मिली। तो इस वजह से जो 1990 में राजनीति शुरू हुई थी कमंडल की, जी। और इन दलों का उदय हुआ, चाहे हम जनता दल की बात करें जो वीपी सिंह जी ने बनाया, और उसके बाद समाजवादी पार्टी, और उसके बाद विभिन्न जनता दल बने, ये सब के सबों ने जो है जाति की राजनीति को का बोलबाला रहा, और इन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने राज्यों में सरकारें भी की। तो इनको ऐसा लग रहा है कि फिर से क्यों ना हम इसी चीज को, जिस हथियार से हमने पहले कभी सफलता पाई थी ओबीसी का, उसके चलते हम इसको एक बार क्यों ना आजमाएं। वरना जहां तक जनता का बात है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी के जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला है, या सरकार ऐसी कोई सुविधाएं ला सकती है जो जातिगत के आधारित हो। बहुत मुश्किल है, बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। और उसके मैं आपको उदाहरण देना चाहूं। अब देखिए कि आप मणिपुर का उदाहरण ले लीजिए। मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर जिस तरह से आज जल रहा है कहते हैं, उसकी मुख्य वजह क्या है? उसकी मुख्य वजह यही है कि वहां की कोर्ट ने बोला कि मैती समाज को एसटी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, और उसके बाद से आप ये देख रहे हैं कि उन्माद मचा हुआ है दोनों समुदाय मैती और कुकी के बीच में। अभी तक जो है संघर्ष जारी है। उसके पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा कि आज तक इतिहास ये गवाह है भारत का कम से कम, कि जिसने भी आरक्षण जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट को छुआ है वो चुनाव हारा है। अगला जो भी चुनाव था, जिस वजह से, जिस मंशा के साथ उन्होंने जातिगत आरक्षण की बात करी थी, वो आज तक हारा है। उसके मैं उदाहरण दूंगा। 1990 में वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन को जो है वो आयोग की सिफारिश को लागू किया। उसके बाद देखिए आपकी 1991 में चुनाव, पहले तो सरकार गिर गई वीपी सिंह की, उसके बाद 91 में चुनाव हुए और कांग्रेस ने जीत हासिल की। उसके बाद जनता दोबारा कभी नेशनल परिप्रेक्ष्य में नहीं आ पाया। उसके बाद आप रिसेंट पास्ट में देखें, वेस्ट बंगाल में जो एक मतुआ समाज है, जो बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में विस्थापित हुए थे, उनको कुछ स्टेटस देने की कोशिश की बीजेपी ने। आपने देखा कि बीजेपी हारी चुनाव। उसके बाद आप आइए हिमाचल प्रदेश के अभी के चुनाव, रिसेंट पास्ट के चुनाव देखिए, पिछले साल ही हुए वो चुनाव 2022 में। वहां पर हेटी समाज को स्टेटस दिया गया आदिवासी का, वहां पर भी बीजेपी हारी। उसके बाद आ जाइए आप अभी के इसी साल के कर्नाटक का चुनाव मई में जो हुए, उसमें बीजेपी राज्य सरकार ने मुसलमानों का वो निकाल के वोकालिगा और लिंगायत समाज को 2-2% आरक्षण देने की बात करी, वहां पर भी बीजेपी की हार हुई। तो ये इतिहास बताता है कि जब जब किसी ने भी, किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति ने आरक्षण जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट को टच किया है, उसकी हार हुई है। और इसकी मुख्य वजह मैं बताता हूँ, हमारी स्टडी इसी बात की है कि ऐसा होता क्यों है। आपको एक मैं सिंपल एग्जांपल दूं कि आप अपने घर में या आप अपने ऑफिस में भी, दो भाई हैं, किसी एक भाई को माता पिता ने कोई सुविधा दे दी और दूसरे को नहीं दी, तो उसका मुंह बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी को भी आरक्षण देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परसेंटेज तो 100 ही है ना जी, वो किसी ना किसी का हक मार के उसका हक आप देने की कोशिश करेंगे। और जब भी किसी का भी, ह्यूमन काइंड ऐसा है, किसी का भी हक मारा जाएगा तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आपको दे हक तो बहुत छोटा सा हिस्सा छोटे से समुदाय को दे रहे हैं, लेकिन उससे पूरा का पूरा जो बड़ा बैलेंस जो है वो विचलित हो जाता है। और उसके चलते अमूमन इतिहास ये बताया कि देखा गया है कि हार हुई है। तो अब मैं भविष्य की क्या बात करूं, मैं तो अभी की बात बता सकता। अभी तक का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड कहता है आरक्षण के सब संदर्भ में।
एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूँगा प्रदीप जी, और ये बात मैं इंडिया अलायंस के भीतर की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब राज्यों में काम करती है आपकी एजेंसी। तो ज़रा समझाइए मुझे, नीतीश कुमार ने जो काम किया वो बड़े कभी काफ़ी लीगल अड़चनें भी आई, लोग बाग सुप्रीम कोर्ट तक गए और जातीय जनगणना को वो मंजूरी लेकर उन्होंने आंकड़े को जारी भी कर दिया। अब क्या इंडिया अलायंस में आज आप ये मानेंगे या कहेंगे कि नीतीश कुमार सबसे कद्दावर नेता हो गए हैं? राहुल गांधी जो कि ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, सेंसस की बात करते हैं, उनसे आगे निकल गए हैं, या शरद पवार कहते हैं या अरविंद केजरीवाल कहते हैं, क्या ये दांव खेलकर इंडिया अलायंस के बीच में नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हैं? नीतीश कुमार जी की जहां तक बात करें, वो पिछले 18 साल से थोड़ा सा समय छोड़ दें जिसमें जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, तो कभी वो एनडीए के साथ, कभी पहले यूपीए के साथ मिलके जो है वो मुख्यमंत्री हैं। उस लिहाज से दूसरी बात यह है कि वो एक इकलौते नेता हैं इंडिया गठबंधन में जिनके ऊपर कम से कम पारिवारिक परिप्रेक्ष्य या पारिवारिक परिवार की राजनीति, परिवारवाद का आरोप उनके ऊपर नहीं लगता है। तो ये एक ऐसी वजह है। लेकिन पिछले पिछले आप 10 सालों में पाएंगे नीतीश कुमार का, नेशनल परिप्रेक्ष्य में छोड़ दीजिए आप, बिहार के अंदर ही ग्राफ इतना गिरता चला गया कि एनडीए बीजेपी गठबंधन के साथ बराबर की सीटें लड़ने के बावजूद इसके उनको वो तीसरे नंबर की पार्टी बने, वो भी डिस्टेंस थ्री। आप ये देखिए कि पहले नंबर 75 सीट आरजेडी, दूसरे नंबर बीजेपी 74 सीट, और तीसरे नंबर 43 के ऊपर नीतीश कुमार की पार्टी। तो उनका लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि उनके ऊपर दल बदलू का आरोप बड़े शिद्दत के साथ अब चिपक गया है। लेकिन चूंकि उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि सभी अपोजिशन पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टी को जोड़ने का, और एक संयोजक की भूमिका में है अभी वो। लेकिन सवाल ये आता है कि उनका ये जो जातिगत पैतरा है वो देश में और अलग अलग राज्यों में कितना प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम पहले से देखते आ रहे हैं कि जैसे मैंने बताया, मराठाओं का आंदोलन महाराष्ट्र के अंदर, जाट गुर्जर का आंदोलन राजस्थान के, मीना और गुर्जर का आंदोलन राजस्थान के अंदर, जाट का आंदोलन वेस्टर्न यूपी के अंदर। तो ये लगातार जो है इस तरह के रीजनल क्षेत्रीय पार्टियों और क्षेत्रीय प्रांतों में अलग अलग तरीके से इसका प्रैक्टिकल हो पाना बड़ा मुश्किल का काम है। बिहार ठीक है, बिहार में एक अलग तरह का परिप्रेक्ष्य, अलग तरह का जातिगत समीकरण है, और वो पहले से ही वहां पे ईबीसी आप जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, और वो पहले से वहां पे मौजूद है। और इतने साल से नीतीश कुमार जी राजनीति कर रहे हैं, तो जो फायदा देना था कोई वो जातिगत जनसंख्या के लिए रुकावट नहीं थी। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार आज की डेट में ऐसा है कि उन्होंने करीब करीब ये मान लिया है कि अब मुझे कुछ ना कुछ नेशनल, राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब उनको राज्य से वो देख चुके हैं कि वो कहां पर खड़े हुए हैं एज फार एज जनता के समर्थन के संदर्भ में। आप साफ साफ बताइए ना, क्या नीतीश का कद इंडिया के तमाम नेताओं के बीच में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? देखिए, कद का जहां तक सवाल है, दो विषय हैं। एक है कि इंडिया गठबंधन के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अंदर, तो हाँ, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अंदर कांग्रेस से बड़ा तो उनका कद नहीं हो सकता कभी। देखिए, जब भी आप इंडिया की बात करेंगे तो आप पाएंगे सिरमौर की भूमिका में वो हमेशा कांग्रेस ही रहे। हाँ, यदि कांग्रेस ये कह दे कि हमें सब कुछ मंजूर है जो नीतीश कुमार कह रहे हैं या कर रहे हैं, तो फिर एक बात अलग है। उसकी उसकी उम्मीद बहुत कम लगती है, क्योंकि यही प्रयास जो है प्रशांत किशोर ने किया था, यदि आपको याद हो। कांग्रेस के जो वो नीति निर्माण की कोशिश कर रहे थे, और वो की भी उन्होंने, और बहुत सारे उन्होंने विषय को भी रखा कि कांग्रेस को अब ऐसे चलाना चाहिए, इसमें ऐसे 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 होगा। तो कांग्रेस पार्टी का ये रिकॉर्ड है कि वो इतनी पुरानी पार्टी है कि वो किसी भी एक्सटर्नल व्यक्ति को इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उस संदर्भ में मुझे लगता है कि कांग्रेस से बड़ा नीतीश कुमार का कद इंडिया के अंदर तो नहीं होगा, सीटों के भी लिहाज से और पूरे देश में प्रेजेंस के भी हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक
इस सेंसस के बारे में उनकी सेंट्रल लीडरशिप ने कोई क्लियर स्टैंड नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हम पढ़कर बताएंगे, हमारी प्रतिक्रिया का इंतज़ार कीजिए। लोकल यूनिट, बिहार की यूनिट जरूर उसके नेता बयानबाजी कर रहे हैं, अपने अपने तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप ने अभी तक कास्ट सेंसस को लेकर कोई भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जबकि एनडीए के भीतर की पार्टियां, मांझी हो गए, पासवान हो गए, ये तमाम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए, और कुछ लोगों ने तो आगे बढ़ के यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार, आपने जो आंकड़े जारी किए उसके आधार पर अब आप सुविधाएं भी दीजिए लोगों को। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या बीजेपी, पहली बात तो ये कि बीजेपी चुप क्यों है, आपको क्या लगता है? और दूसरा कि क्या बीजेपी राहुल गांधी की जो मांग रही है, इंडिया अलायंस की जो मांग रही है कि जातिगत जनगणना करानी चाहिए, क्या बीजेपी इस बात को मानेगी? देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि वो नेशनल सरकार के अंदर है और बहुत बड़े हिस्से और बहुत राज्यों में उनकी सरकार है। तो जातिगत जनगणना कराने के साथ ही है कि आप जो भी जाति है, सभी जातियों की एक उम्मीद को उजागर कर देते हैं। हर जाति को ऐसा लगता है कि मेरा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और अब मेरा क्या। तो सरकार में आज बीजेपी है और कल कोई भी रहे, तो उसके सामने एक बड़ी, जैसे मैंने कहा, घर के सामने एक मुखिया की बड़ी मुश्किल हो जाती है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अब माँ को कैसे बांट लोगे आप सब में। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इतनी सारी जातियां, सबका अपना अपना अनुपात, आप जातियों के आधार पर सरकारी सुविधाओं का आवंटन कैसे कर पाएंगे? ये कोई प्रैक्टिकल है ही नहीं। इसी के चलते मुझे जो लगता है, मेरी अपनी जो समझ है, सरकार में जो भी होगा, इसीलिए वो इस, बोलते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने जैसी वाली बात है कि जैसे ही जातिगत जनगणना पटल पे रख दी जाएगी, ऑफिशियल हो जाए, तो हर हर व्यक्ति, हर समाज, हर समुदाय की अपनी इच्छाएं, अभिलाषाएं और आशाएं हो जाएंगी सरकार से कि अब हमको क्या मिलने वाला है। आपने कितनी बार सुना है कि जैन समाज माइनॉरिटी में है, तो जैन जैसे समाज, जो कि प्रबुद्ध समाज है, जो कि संपन्न समाज है, वो भी कोशिश करते हैं भाई हमारा क्या। आप समझ सकते हैं इस बात को, हमारा क्या। तो कहने का मतलब ये, इसी के चलते बीजेपी हो या कोई भी हो, इस मामले से हमेशा बचते रहे। और बीजेपी ने इसीलिए एक लाइन ली हुई है, सबका साथ सबका विकास, कि भाई जो रोड है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पीडीएस है, राशन की व्यवस्था प्रणाली है, किसानों से संबंधित सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, ये सबके लिए समान है। और विच इज दी केस, आप इसको बांट के नहीं देख सकते जातिगत आधार पे, वरना सरकार चलाना प्रैक्टिकली नहीं होगा, संभव ही नहीं होगा। ये मेरी समझ। आपने भी देखा होगा, इंडिया अलायंस की जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके बाद ये कहा गया, ये खबरें आई सूत्रों के हवाले से, कि कास्ट सेंसस को जो कि अपने एजेंडे में शामिल करना चाहती तमाम पार्टियां, उसमें भीतर ममता बनर्जी, टीएमसी ने इसका विरोध किया और वो खुश नहीं थी। वो इनफैक्ट बॉम्बे से चली भी गई बगैर किसी से बात किए, जहाँ पे ये मुंबई में जहाँ ये मीटिंग हुई थी। मेरा सवाल आपसे ये कि क्या आपको लगता है कि इस मामले को लेकर कोई दिक्कत आएगी इंडिया अलायंस में? क्या इंडिया अलायंस में आपस में तनाव भी पैदा हो सकता है, क्योंकि नीतीश चाहते हैं कि हो, राहुल चाहते हैं कि हो, ममता चाहते हैं कि ना हो? क्या होगा? देखिए, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने, और जो मैंने इसके पहले डिस्कशन किया, ये उसी का एक्सटेंशन है कि ममता बनर्जी आज सरकार में है, और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों की और भी सरकारें हैं। तो आप ये देखिए, बंगाल की बात कर लें, आपने बंगाल की बात पूछी है, तो वहां पर करीब 27% मुसलमान, और उसके बाद का जो एक 10% आप ऊंची जाति का छोड़ दीजिए, तो 37%, कहने का मतलब वहां भी बहुत बड़ी संख्या में ओबीसीज हैं। और ओबीसीज को, मैं कह रहा हूं, बंगाल की बात कर लें तो 10 की जगह 15% भी अपर कास्ट हो सकता है। तो 15 और 27, यदि ये 43% को छोड़ दें, तो 57% के करीब ओबीसी समाज होगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा समाज है। तो उनके वोट मिले बिना किसी भी पार्टी की जीत हो पाना तो असंभव है। और उनमें जब मैंने जैसे बताया कि ये ओबीसी कोई एक जाति नहीं है, वो विभिन्न उपजातियों का एक समूह है, जिसको कि हम अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं।
तो उनके अंदर इतनी सारी जातियां हैं और हर का अनुपात हर जगह पर अलग अलग होगा। तो मैंने जैसे बताया कि ये प्रैक्टिकल गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। जो भी सर्वे सर्वा होगा सरकार में, जैसे अब आपको मैं आंसर उसी से दे देता हूं। कल से मैं देख रहा हूं विभिन्न चैनलों पे जनता दल के और उनके साथियों के, आरजेडी के, उन्होंने खूब थम्स अप तो लिया, खूब विक्ट्री की तरह वो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन वो अभी तक पिछले 24 घंटों में अभी तक मैंने किसी एक भी नेता, और बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ जनता दल के, कोई एक जने ने एक भी तरीके से ये बता नहीं पाया कि इससे भाई आप आम जनता को या सरकारी व्यवस्थाओं या सुविधाओं में कैसे फायदा पहुंचाओगे, बता दीजिए। उनके पास खुद के पास ये आंसर नहीं है। तो उसको यही माना जाए भाई कि जैसे हम कहते हैं ना, वो भूत आया भूत आया, भूत किसने देखा है? कभी किसी ने देखा है भूत को? तो बस वो एक हम्म। भूत आया, तो भूत से तो हर आदमी डरता है। तो हम्म। उस लिहाज से ये माहौल बनाने का एक प्रयास है। लेकिन सरकारी प्रैक्टिकल और व्यवहारिक तौर पे ये यानी ज्यादा होल्ड नहीं करेगा, ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जो जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप पूछना चाह रहा हूँ, बीजेपी, आपके हिसाब से माना जाए तो बीजेपी की राजनीति में मंडल कमंडल सब एक हो जाते हैं। 2014 और 2019 के आंकड़े, नतीजे हमको ये दिखाते हैं कि बीजेपी को हिंदुओं ने भी वोट किया, ब्राह्मण बनियों की जो पार्टी थी उसको ओबीसी ने भी वोट किया, तभी बीजेपी को 14 में और 19 में 250 और 300 के ऊपर सीटें मिली। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस पूरी लड़ाई में धर्म और जाति की जो लड़ाई चल रही है, कमंडल और मंडल की जो लड़ाई चल रही है, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी को एज आज भी है? मैं ये कहूंगा ना, जो हमारी स्टडी कहती है, हम पिछले 10 साल में एक्सिस माई इंडिया ने, मैं आपको बता दूं, 64 टोटल चुनाव का अनुमान लगाया, प्रिडिक्शन किया है, जिसमें से 60 बैंक एग्जैक्टली वही के वही रहे हैं। 4 बार हम्म। जरूर हम इधर उधर। हमारी स्टडी ये कहती है, जो 100 वोट जो पड़ते हैं, पिछले लोकसभा में 67% वोट पड़े हिंदुस्तान के अंदर। उस 67 का 80% जो है ना, वो रूरल और पुअर को बिलोंग करता है। देखिए 70% तो रूरल है इंडिया में, यानी कि 6 लाख गांव, और 30% शहरी है, अर्बन है, जो कि 6,500 सिटीज एंड टाउन, 6,500 रिप्रेजेंट और कंट्रीब्यूट 30%। तो उसमें से जो वोट पड़े, 80% लोगों का जीवन जो है सरकार के ऊपर निर्भर है। उनका जीवन, हम्म। रोजमर्रा का जीवन सरकार के ऊपर निर्भर है। तो वो जब सरकार को चुनते हैं तो बड़े सोच समझ के साथ चुनते हैं, बड़ी समझदारी से चुनते हैं। और उसमें इस जाति धर्म का कोई लेना देना नहीं है। धर्म का तो बिल्कुल ही लेना देना नहीं है। हम मीडिया में या कहीं पर भी कितनी बात कर लें, ये बात करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पहले तो हमारा जीवन जो है ना, रोजमर्रा की व्यवस्थाएं और वो हो जाए, तो उसके बाद कोई धर्म की बात करे। हाँ, जाति का इतना जरूर फर्क पड़ता है कि यदि कोई हमारे जाति के बीच का आदमी यदि चुनाव में खड़ा है या सामने है, क्योंकि जाति का मतलब क्या है कि वो हमारे संस्कृति को, हमारे आचार व्यवहार विचार, जरूरतों को, आकांक्षाओं को वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। तो जो हमारे में खड़ा है, तो क्यों ना हम उसको वोट कर दें। तो इससे हम्म। अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा है कि आप जनता को, जनता जब आपको चुनती है तो ये बड़े उम्मीद के साथ चुनती है, और उसको ये पता है कि हमारी इसको, इस सरकार जिसको हम चुनने जा रहे हैं, उससे क्या क्या मिलने वाला है। और वो जब नहीं मिलता है डिलीवरी के तौर पे, गवर्नेंस के तौर पे, तो वो उसको बदल देते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए, जब हम ये पेन खरीदते हैं तो लिखने के लिए खरीदे ना, जिस दिन ये लिखना बंद कर देता है ना, आप इसको रिप्लेस कर देते हैं। हार्ड शब्द में कहें तो डस्टबिन में डाल देते हैं। हम्म। तो ऐसे ही ह्यूमन काइंड, आम मानस ऐसे ही काम करता है। ऐसे ही आम जानस भी, आम लोग भी अपना निर्णय लेते हैं। तो इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। ये बात करने के लिए बहुत अच्छी बात है, बट व्यवहारिक जीवन में इसके बहुत ही लिमिटेड मायने, 5 से 10%, बस, इससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, खुलकर एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए, क्योंकि आपकी संस्था सर्वे करती है, ज़मीन पे काम करती है, और आप जब इस तरह के आंकड़े बताते हैं, इस तरह के तर्कों, अपने बातों में तर्कों को शामिल करते हैं, तो जाहिर तौर पर जनता को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। बहुत से सवालों के जवाब मिले होंगे हमारी इस बातचीत से। शुक्रिया। थैंक यू।